नमस्ते बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिष्यवृत्ति हिंदी विषय में। आज का सुविचार है, दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है। सुविचार बहुत अच्छा है, आप इसको ध्यान से पढ़िएंगे। दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है। मतलब कोई इंसान कोई कार्य करता है, उस कार्य करते समय उसको कुछ अनुभव आते हैं, सही गलत अच्छे बुरे, जिस काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कार्य कर रहा है वो, और उसके कार्य को देखने के बाद या उसके जो कार्य करने की पद्धति को देखने के बाद उसका जो अनुभव है उससे हमको लाभ उठाना चाहिए। उसको पूछ के या उसको देख के सीख के उसी इंसान को बुद्धिमान कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं। हम अभी आज देखने वाले हैं क्रियात्मक व्याकरण। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। अब क्या परिवर्तन है, किस में परिवर्तन होने वाला है, किस परिवर्तन के बारे में आप सीखने वाले हैं, तो उसके बारे में आगे देखते हैं। लिंग, वचन और काल परिवर्तन, हम ये तीनों में क्या परिवर्तन होता है, काल क्या होता है, लिंग क्या होता है और वचन किसे कहते हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे और उसमें जो परिवर्तन होता है उसके बारे में हम आज सीखेंगे। चलो आगे देखते हैं। लिंग, अब लिंग किसे कहते हैं वो देखो बेटा। लिंग की परिभाषा मतलब डिफिनेशन ऑफ जेंडर, अर्थात संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कोई भी ऐसा शब्द हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हमको ये बोध होता है कि ये नर है या मादा है, उससे हमको ये पता चलता है, तो उसको व्याकरण में हम कहते हैं लिंग। ठीक है, आगे देखेंगे हम अभी लिंग के भेद कितने होते हैं और लिंग के भेद में पुल्लिंग पुरुष जाति है, इसका पुरुष जाति का भेद होता है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का भेद होता है। नपुंसकलिंग जड़ जाति का भेद होता है। ठीक है बेटा, चलो पुल्लिंग क्या होता है उसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, पुल्लिंग की परिभाषा देखेंगे। पुल्लिंग वे संज्ञा शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। आपको ये समझ में तो आया होगा, पढ़ने से मालूम पड़ा कि पुल्लिंग शब्द में ही पुरुष जाति का बोध हो रहा है। उसी प्रकार ऐसे शब्द या ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे हमको ये मालूम पड़ता है कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं हमको। ठीक है, उसको हम शब्द को या उन शब्द को हम पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे घोड़ा, कुत्ता, गधा, आदमी, लड़का, मकान, नाटक, लोहा, गमला आदि शब्दों को हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, अब घोड़ा बोलेंगे तो घोड़ा पुरुषवाचक शब्द है ना, इसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसको पुल्लिंग शब्द में शामिल करते हैं। उसके बाद देखेंगे स्त्रीलिंग, ऐसी संज्ञा शब्द जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। जैसे पुल्लिंग की परिभाषा देखी, इसके बाद हमने स्त्रीलिंग की परिभाषा देखें, उसमें हमको स्त्री जाति का बोध होता है, उसको उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे लड़की, बकरी, कुर्सी, शेरनी। देखो इसमें हमको यही मालूम, इन शब्दों को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि इसमें हमको स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ये जैसे लड़की बोलेंगे तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है, बकरी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, कुर्सी से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, शेरनी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से इतर तीसरा लिंग, जिससे अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। अंग्रेजी व्याकरण में ऐसी स्थिति को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं या रखा जाता है, उसको हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं। ऐसे शब्द जो ना स्त्रीलिंग में आते हैं ना पुरुष लिंग में आते, ठीक है, या पुल्लिंग में आते हैं। लिंग के परिवर्तन, ठीक है, पुल्लिंग का परिवर्तन स्त्रीलिंग में किस प्रकार होता है या उसके कुछ कौन से शब्द होते हैं वो हम देखेंगे अभी। सुंदर, अब सुंदर शब्द जो है ये हम किसी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, या पुरुषवाचक शब्द या पुरुष के लिए, हम पुरुष जाति के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं सुंदर, या पुरुष जाति शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और उसका जो स्त्रीलिंगी रूपांतर है, परिवर्तन है, वो सुंदरी। चाचा, चाची, देखो चाचा से हमको मालूम पड़ता है कि ये पुरुषवाचक शब्द है या पुरुष जाति को हम इसको दर्शा रहे, पुल्लिंग हमको पुल्लिंग की इसका बोध हो रहा है। चाची से हमको स्त्रीलिंग का बोध होता है। उसी प्रकार दास, दासी, कुमार, कुमारी, मौसा, मौसी और मामा या मामी।
मामा का हमको अगर स्त्रीलिंग करना है तो हम उसको मामी कह कर सकते हैं। आगे देखते हैं वचन। देखो वचन क्या होता है, सबसे पहले वो देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ या कोई भी शब्द हो, उससे हमको ये मालूम पड़ रहा है कि एक है या अधिक है, उसको हम वचन में लेते हैं। अब हिंदी व्याकरण में उसको वचन कहते हैं। अब वचन के भेद कितने होते हैं वो पहले देखेंगे हम। वचन के दो भेद हैं। कितने भेद है वचन के? दो भेद है। ओके, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब जिसमें एक का बोध होता है, बहुवचन मतलब एक से अधिक, चाहे वो दो हो तो बहुवचन में ही आएंगे, एक है तो एक वचन में आएगा, अगर एक से ज़्यादा दो भी है तो उसको हम बहुवचन में लेते हैं। ठीक है, चलो हम अभी एक वचन की डेफिनेशन या एक वचन का बारे में कुछ जानकारी लेंगे। एक वचन की परिभाषा देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। देखो जैसे मेज़, कुर्सी, नदी, पर्वत आदि। ठीक है, जो शब्द हम कोई शब्द पढ़ते हैं ना, उससे हमको ये समझ में आता है कि हाँ ये एक चीज़ है। मेज़ एक है, कुर्सी, एक कुर्सी के बारे में जानकारी मिल रही है हमको। कुर्सी का शब्द, इस शब्द को पढ़ते ही हमको ये समझ में आता है कि एक है। ठीक है, इसका मतलब ये एक वचन में आते हैं। बहुवचन क्या होता है उसकी परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों से बहुत सी चीज़ों का, बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, हमने ऊपर देखा एक वचन में कुर्सी है, उसी प्रकार बहुवचन में कुर्सियाँ। अब एक से अगर ज़्यादा दो भी है तो वो कुर्सियाँ कहलाएगी, ना कि कुर्सी। दो कुर्सी नहीं होती है, दो कुर्सियाँ होती है। एक पक्षी होता है, बहुत सारे पक्षियों या पक्षी। ठीक है, उसी प्रकार एक जानवर है, बहुत सारे जानवरों। एक लड़का, बहुत सारे लड़कों। समझ में आ रहा है? हम किसी के बारे में बता रहे हैं, अभी क्लास में एक लड़का है, एक क्लास में एक लड़का बैठा है। अगर एक से ज़्यादा दो लड़के वहाँ बैठे तो हम क्या बोलेंगे? दो लड़का बैठा है, इस प्रकार नहीं बोलेंगे, दो लड़के बैठे हैं। ठीक है, दो लड़के, तो वो हो गया बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक क्लास में एक कुर्सी है तो एक कुर्सी के बारे में बता रहे तो एक वचन में। दो कुर्सियाँ, दो कुर्सी है ऐसा नहीं बोलेंगे, दो कुर्सियाँ हैं, इस प्रकार हम उसको दर्शाते, वो बहुवचन में आता है। अब हम देखेंगे काल। काल किसे कहते हैं? काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे क्रिया होने का समय तथा उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ या मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, मतलब काल वो होता है, काल का मतलब हम क्रिया से समझते हैं। मतलब कोई काम, काम अब हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है। कोई भी काम अगर हम अभी काम कर रहे हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, या उसको, उससे हमको क्या समझ में आता है? काम हमारा हो चुका है या हम काम करने वाले हैं। इसका मतलब होता है काल का संबंध सीधे सीधे क्या होता है? क्रिया से आता है, काम से आता है। ठीक है, कार्य से आता है। अब हम देखेंगे काल के भेद कितने हैं। वर्तमान काल, उसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा है। वर्तमान काल में मतलब अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, वो वर्तमान काल में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आ गया। मतलब आप क्रिया कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, समय चल रहा है। उसी प्रकार आता है भूतकाल, पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है। ठीक है, मतलब आपने अभी कुछ, अभी तो आप खाना नहीं खा रहे हो, आपने खाना खा चुके हैं, मतलब वो आपका पास्ट टेंस हो गया। आपने खाना खा चुके हैं, अब वो समय बीत चुका है, मतलब वो आ गया पास्ट टेंस में, भूतकाल में। भविष्यकाल, अब इसके बाद अब इस वीडियो में जो भी आप पढ़े हैं उसको दोबारा देखेंगे या उसको समझेंगे या आप किसी दोस्त को इसको शेयर करेंगे तो वो होगा आपका भविष्यकाल। मतलब कोई काम आप उसका करने वाले हैं आगे जाके, वो आप होता है आने वाला समय जो होता है वो भविष्यकाल में माना जाता है। ठीक है बेटा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल जो समय चल रहा है, भूतकाल जो समय बीत चुका है, भविष्यकाल जो समय आने वाला है। अब हम देखेंगे गृहपाठ। ठीक है, गृहपाठ आपने जो भी हमने अभी पढ़े हैं उसके बारे में कुछ गृहपाठ मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको लिखना है। वचन के दो
वचन के भेद आपको लिखना है, उसके दो दो उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है, वचन के भेद कितने हैं वो भी लिखना है आपको, और उसके उदाहरण लिखना है दो दो। ठीक है, हम आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं पहले भी। आप वीडियो को दोबारा देख के भी इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे से, और आपको इसके उदाहरण भी लेना है दो दो। ठीक है, आगे काल के भेद लिखना है आपको, काल के कितने भेद है वो लिखना है आपको, और उसके प्रत्येक के दो दो वाक्य लिखना है उदाहरण के तौर पर। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि काल के 3 भेद होते हैं, आपको मैंने बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इनके हर एक काल का आपको एक दो दो वाक्य में उसके उदाहरण देने हैं आपको। जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे मैं बताऊँगा प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का एक उदाहरण कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, ये आपका प्रेजेंट टेंस में आएगा या वर्तमान काल में आएगा। इसी प्रकार आपके हर काल के, हर एक काल का भेद के आपको दो दो उदाहरण देना है। ठीक है बेटा, चलो आशा करता हूँ आप इसको समझ चुके होंगे अच्छे से। धन्यवाद।